प्यारे बच्चों, मैं सूर्यकांत तिवारी आज आप लोग को क्लास 11th के बच्चों को मैं उनके बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा कि जीवों का हम वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो बच्चों, वर्गीकरण मानव का एक स्वभाव रहा है। वह प्राचीन काल से ही अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने यूज के अनुसार, रंग के अनुसार, गंध के अनुसार चीजों का वर्गीकरण करता आया है। लेकिन रंग के अनुसार, गंध के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार जो वर्गीकरण है वह वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं है। तो वैज्ञानिक वर्गीकरण का कॉन्सेप्ट जो है, वैज्ञानिक वर्गीकरण का जो तरीका है, वो सबसे पहले अरस्तु ने यूज किया था, और वही अरस्तु जिन्हें आप जंतु विज्ञान का जनक मानते हैं। इन्होंने जंतुओं और पौधों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया था, और इन्होंने जंतुओं को इस आधार पर वर्गीकृत किया था कि किनके खून का रंग, ब्लड का रंग किनके लाल है और किसके लाल नहीं है। तो ब्लड के बेस पर इन्होंने क्या किया था, जंतुओं को बांटने का प्रयास किया था, और पौधों को उनके आकार के आधार पर बांटने का प्रयास किया कि कौन सा पौधा शाख है, कौन झाड़ी है, कौन वृक्ष है। तो ये वर्गीकरण जो है, लेकिन समय के साथ साथ ये वर्गीकरण अपर्याप्त सिद्ध हुआ, और बाद में कैरोलस लिनियस ने द्विजगत पद्धति दिया, द्विजगत पद्धति। और द्विजगत पद्धति में उन्होंने पूरे जीव को दो जगत में बांट दिया, पादप जगत और जंतु जगत। और यह पद्धति काफी दिनों तक चली, लेकिन इस पद्धति के में जीवों के समस्त गुणों की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। जैसे कवक, शैवाल, पौधे, इन सबको एक साथ रख दिया। इनके एक साथ रखने का क्या आधार था कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति का पाया जाना केवल एक गुण के आधार पर सबको एक साथ रखना न्याय संगत नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, वहीं कवकों में काइटिन पाया जाता है। पौधे जो है, हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, तो कवक परपोषी होते हैं। बस एक गुण के आधार पर आप किसी जीव जंतु को एक ही समूह में अगर रखते हैं तो वो न्याय संगत नहीं माना जाता है। तो बाद में ऐसी पद्धति की आवश्यकता होने लगी जो जीवों के बारे में सटीक जानकारी दे और वैज्ञानिक लेवल पर भी मान्य हो। तो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत पद्धति को प्रस्तुत किया, और यह पद्धति बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही मशहूर हुई, और आज के समय में सबसे ज्यादा सर्वमान्य पद्धति है 5 जगत पद्धति। और 5 जगत पद्धति में उन्होंने कई लक्षणों का ध्यान में रखा, जैसे वो प्रोकैरियोटिक है, मतलब पूर्व केंद्र की है कि सुकेंद्र की है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, स्वपोषी है, परपोषी है, कोशिका का भित्ति कैसी है, ये सारी चीजों, लक्षणों को उन्होंने एक साथ बांटा, और बांटने के बाद तब उन्होंने जीवों को वर्गीकृत किया। और वही 5 जगत पद्धति का वर्गीकरण आज आप ब्लैक बोर्ड पर यहां देख सकते हैं बच्चों। इधर लिखा है लक्षण और इधर लिखा है 5 जगत। ये वो लक्षण हैं जिनको आधार माना गया है, और वो 5 जगत है जिनमें उनको रखा गया है, जीवों को बांटा गया है। 5 जगत का नाम है इस तरह से: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और लक्षण में है पहला, कोशिका का प्रकार। कोशिका किस तरह की है, सुकेंद्र की है कि पूर्व केंद्र की है, या मतलब प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। तो मोनेरा जो होते हैं, मोनेरा में बच्चों बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, मतलब नीले हरे शैवालों को रखा गया है, और मोनेरा के जितने भी सदस्य होते हैं वो सब के सब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन एक कोश की होंगे। और यहां पर देख रहे हैं कोशिका का प्रकार: मोनेरा प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंजाई भी यूकैरियोटिक, प्लांटी भी यूकैरियोटिक, और एनिमेलिया भी क्या है, यूकैरियोटिक। मतलब इस 5 जगत में से केवल मोनेरा ही प्रोकैरियोट है, और बाकी चारों क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं।
तो यहाँ इससे ये पता चल गया कि कौन सा जगत ऐसा है जिसमें प्रोकैरियोट हैं और कौन कौन से में यूकैरियोटिक हैं। दूसरा है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो मोनेरा होते हैं उसमें पाई तो जाती है लेकिन वो सेलुलोज की नहीं बनी होती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकान मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जरूर बनी होती है लेकिन वो सेलुलोज की नहीं बनी होती है। दूसरी चीज प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित होता है, सभी प्रोटिस्टा में नहीं पाया जाता है लेकिन कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जिसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। और फंजाई में उपस्थित होता है लेकिन वो केवल सेलुलोज का नहीं होता है बल्कि सेलुलोज के साथ काइटिन भी पाया जाता है। और पौधों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। जंतुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। केंद्रक की बात है तो बच्चों आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो मोनेरा प्रोकैरियोट है तो मोनेरा में क्या है, केंद्रक अनुपस्थित है और बाकी जितने यूकैरियोट है तो उसमें उपस्थित होता है। तो बाकी चारों में देखो प्रोटिस्टा में भी उपस्थित, फंजाई में भी उपस्थित, प्लांटी में भी उपस्थित और एनिमिलिया में भी क्या है, उपस्थित है। कोशिका में पाए जाने वाले जो कोशिकांग होते हैं वो भी क्या होते हैं, मोनेरा में अनुपस्थित होते हैं और बाकी सब में उपस्थित होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी का ये सब मोनेरा में अनुपस्थित होंगे क्योंकि मोनेरा प्रोकैरियोटिक है और बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में क्या होंगे, उपस्थित होंगे। और उनके शरीर का जो संरचना होता है वो एक कोशिका के बने होते हैं, बहु कोशिका के बने होते हैं, ऊतक स्तर का होता है, अंग स्तर का होता है। तो काय संरचना मोनेरा एक कोशिकी होते हैं, इनका कोशिकी होता है। प्रोटिस्टा भी एक ही कोशिका के बने होते हैं इसलिए इनका भी कोशिकी होगा। फंजाई बहुकोशिकी होते हैं और मतलब यहाँ पर यूकैरियोटिक इसमें कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक तंत्र या अंग बनाने लगती हैं और अंग यहाँ पर एनिमिलिया में अंग तंत्र पाया जाता है। तब अलग अलग तरह के ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप होते हैं, वो आपस में एक सिस्टम बनाते हैं। और पोषण की जो विधि है वो अपने पोषक पदार्थों को कैसे ग्रहण करते हैं, अगर इसे देखा जाए तो जो पोषण की विधियां होती हैं मोनेरा स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। स्वपोषी बच्चों दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। स्वपोषी में कुछ ऐसे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी। और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ से अपना भोजन निर्मित करते हैं, उनको कहा जाता है रसायन संश्लेषी। तो पोषण विधि में ये स्वपोषी भी हो सकते हैं और परपोषी भी हो सकते हैं। परपोषी में क्या होंगे, ये परजीवी हो सकते हैं जो दूसरे जीवित जीवों से अपना भोजन लेते हैं। ये मृतोपजीवी हो सकते हैं जो सड़े गले मरे हुए चीजों को खाते हैं, या ये सहजीवी हो सकते हैं। सहजीवी का मतलब ये दो जीव आपस में इस तरह से एक साथ रहते हैं कि दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, तो उसको सहजीविता कहते हैं। और यूकैरियोटिक में ये स्वपोषी और परपोषी दोनों हो सकते हैं। जैसे इसका एक सदस्य है युगलिना। युगलिना को पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्यों पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि युगलिना दिन में जब उसे सूर्य का प्रकाश मिलता है तो वो क्या करता है, वो अपना भोजन खुद बना लेता है, स्वयं बनाता है, मतलब स्वपोषी है। और जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो वो छोटे छोटे जीवों का भक्षण करता है, मतलब वो एक ही जीव है। दिन में लाइट है तो स्वपोषी है, नहीं है तो परपोषी है। तो मैं ये कह सकता हूँ या हम ये कह सकते हैं कि प्रोटिस्टा स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। और फंजाई सदैव परपोषी होते हैं। कवक कभी भी स्वपोषी नहीं होता है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा कवक अभी तक ज्ञात नहीं है जिसमें हरित लवक पाया जाता हो। और हरित लवक पाया जाएगा तभी तो वो भोजन बनाएगा। तो ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, ये परपोषी होते हैं, मतलब ये सड़े गले चीजों पर से अपना भोजन लेते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, या आपके परजीवी हो सकते हैं, यह सहजीवी भी हो सकते हैं। जैसे लाइकेन, कवक और शैवाल के बीच की सहजीविता को लाइकेन कहते हैं, लेकिन ये कभी स्वपोषी नहीं हो सकते हैं। पौधे जनरली
हम ये नहीं कर रहे हैं कि सारे पौधे स्वपोषी होते हैं, लेकिन अधिकांश पौधे स्वपोषी होते हैं। कुछ ही पौधे जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, जैसे कस्कुटा रिफ्लेक्सा, अमरबेल जिसे कहते हैं, वो परपोषी पादप है। तो जितने हरे पौधे होते हैं सब स्वपोषी होते हैं, क्योंकि उसमें हरित लवक पाई जाती है, जिससे वो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। एनिमिलिया परपोषी होते हैं। एनिमिलिया मतलब जंतु जितने भी होते हैं, हम लोग क्या है, अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं करते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे अन्य जीवित प्राणियों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। और प्रजनन की विधि मोनेरा में जनरली अलैंगिक होती है। अलैंगिक विधि द्वारा प्रजनन करते हैं, द्विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं मोनेरा संयुग्मन भी प्रदर्शित करते हैं, जिसमें दो बैक्टीरिया आपस में उनके आनुवंशिक पदार्थ का एक्सचेंज होता है, अदला बदली होता है। और युग्मक संलयन, कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जिसमें लैंगिक जनन भी होता है, लेकिन अधिकांशतः इसमें अलैंगिक जनन होता है। और फंजाई में निषेचन होता है। निषेचन जहां होगा इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन हो रहा है। पौधों में भी निषेचन, यहाँ भी लैंगिक जनन। और एनिमिलिया में भी क्या होता है, निषेचन होता है। तो इस तरह से बच्चों आप देख रहे हैं कि 5 जगत पद्धति अधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ काम वैज्ञानिक लक्षणों को ही आधार माना गया है, और इस आधार पर पूरे जीवों को 5 जगत में बांट दिया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। मोनेरा में कौन रखा गया है, सारे बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल रखे गए हैं। प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना ये सबको रखा गया, जो एक कोष की हैं लेकिन सुकेंद्र की हैं। और फंजाई में सारे कवकों को रखा गया है, और प्लांटी में सभी पादपों को रखा गया है, और एनिमिलिया में सभी जंतुओं को रखा गया है। आइए बच्चों, हाँ तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो है जगत मोनेरा के बारे में जान रहे थे। और हमको पता है कि जो जगत मोनेरा होता है, जगत मोनेरा में प्रोकैरियोटिक और एक कोष की जितने भी उसके अंतर्गत जितने भी जीवधारियों को रखा गया है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक हैं और एक कोष की हैं। और जनरली उन्हें हम बैक्टीरिया के रूप में मानते हैं। तो जो बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु की लगभग 4000 से भी अधिक जातियां पाई जाती हैं जीवाणुओं की। और एक 70 किलो व्यक्ति के शरीर पर लगभग उसके बॉडी के अंदर और बाहर, शरीर के अंदर और शरीर के बाहर, अगर इन सबको देखा जाए तो लगभग 2.5 kg बैक्टीरिया होते हैं। वो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर भी होते हैं, बॉडी के सरफेस के बाहर भी होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं बैक्टीरिया जो है कॉस्मोपॉलिटन, मतलब सार्वत्रिक होते हैं, हर जगह जीवाणु पाए जाते हैं। और यह फ्रेंड भी होते हैं, फो भी होते हैं, मतलब ये हमारे दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे दोस्त हैं, हमें लाभ पहुंचाएंगे तो हमारे मित्र हैं, अगर यही हमें हानि पहुंचाएंगे तो क्या है, हमारे दुश्मन है। तो ये हमारे फ्रेंड भी हो सकते हैं और हमारे फो भी हो सकते हैं। तो बच्चों देखो, जीवाणु जो है प्रोकैरियोट में, हमें जीवाणुओं के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ आपको डिस्कस किया है कि जितने जीवाणु होते हैं, जितनी बैक्टीरिया होती हैं, वह उनको 2 भागों में हम बांट सकते हैं। अगर उनका क्लासिफिकेशन करना चाहें सुविधा, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, तो उन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक को कहते हैं आर्की बैक्टीरिया और दूसरे को कहते हैं आपका यू बैक्टीरिया, या इन्हें सत्य बैक्टीरिया, मतलब यू बैक्टीरिया को सत्य जीवाणु भी कहा जाता है। तो जो बच्चे बैक्टीरिया में आप देख लीजिए, ये आद्य बैक्टीरिया वो होते हैं, आद्य जीवाणु। आद्य जीवाणु को माना जाता है ये सबसे प्रिमिटिव, सबसे प्राचीन जीव है। पृथ्वी पर अगर सबसे पहला कोई जीवधारी आया तो आर्की बैक्टीरिया जैसा है, आर्की बैक्टीरिया था या आद्य जीवाणु था। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों आज भी ये जीवाणु पाए जाते हैं, और ये जीवाणु आज भी पाए जाते हैं, और ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशन, ऐसे वातावरणीय दशा में पाए जाते हैं जिस वातावरणीय दशा में सामान्यतः कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। मतलब दूसरा कोई भी जीव या जीवाणु
उस तरह के वातावरणीय दशा में रह नहीं सकता। तो आप बच्चों कल्पना करिए कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो क्या उस समय का वातावरणीय दशा आज जैसी थी? नहीं, बिल्कुल अलग थी। तापमान बहुत ज़्यादा था, बहुत मीथेन गैस बहुत ज़्यादा थी, तो ये अलग तरह का साल्ट, नमक का सोल्यूशन बहुत ज़्यादा था। हर जगह नमक का कंसंट्रेशन, साल्ट का जो है कंसंट्रेशन, सांद्रता बहुत ज़्यादा थी। ऐसी अवस्थाओं में जहाँ की दूसरा कोई प्राणी नहीं रह पाता है, वहाँ ये सर्वाइव करते हैं, वहाँ ये पाए जाते हैं। और आर्कीबैक्टीरिया को उनके वास स्थान के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस उन्हें कहते हैं जो मीथेन गैस को उत्पन्न करते हैं। जैसे गोबर गैस प्लांट, इस सब में जो बैक्टीरिया पाई जाती हैं वो आर्कीबैक्टीरिया हैं जो कि मीथेन गैस को प्रोड्यूस करती हैं, मीथेन गैस को उत्पन्न करती हैं। और आप समझ रहे हैं मीथेन गैस क्या है? एक तरह का पॉइजनस गैस है, जहरीला गैस है। लेकिन उस तरह की गैसी दशा में भी ये जीवाणु क्या है? पाए जाते हैं, पनपते हैं। और तो ये दूसरा है हैलोफाइल्स। हैलोफाइल्स को होते हैं लवड़ी या साल्टी, मतलब समुद्र के खारे पानी में। आप बच्चों देखते हैं कि साल्ट के सॉल्यूशन में, नमक के विलयन में जनरली सामान्यतः कोई भी जीवधारी जिंदा नहीं रहता है। यही कारण है कि नमक का उपयोग परिरक्षण के रूप में भी किया जाता है। उनमें जैसे अचार है, उसको परिरक्षित करना है तो उसमें भी नमक का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। नमक के उपयोग द्वारा हम अचारों को क्या करते हैं? परिरक्षित करते हैं, मतलब लंबे समय तक वो बिगड़ने से उनको बचा लेते हैं। तो मतलब वो जीवाणुओं को मारने का काम करता है। लेकिन कुछ आद्य बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लवड़ी जल में भी पाए जाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो आद्य जीवाणु होते हैं वह लवड़ी जल में भी पाए जाते हैं, खारे पानी में भी पाए जाते हैं। यही नहीं, वो गर्म पानी के झरनों, सल्फर स्प्रिंग, मतलब गर्म पानी के झरनों, एसिडिक वाटर में, अम्लीय जल में भी पाए जाते हैं। तब उनको कहते हैं थर्मो एसिडोफिलस। थर्मो माने होता है गर्म, एसिडो माने अम्ली, मतलब गर्म और अम्ली पानी में भी पाए जाते हैं। तो जहां पर अन्य दूसरे जीवों का पाया जाना लगभग संभव नहीं है, ऐसे जगहों पर भी क्या है? ये जीवाणु आपको पाए जाते हैं। तो बेटा ये देख रहे हैं कि जितने भी आर्कीबैक्टीरिया हैं, चाहे वो मिथेनोजन हो, चाहे वो हैलोफाइल्स हो, और चाहे थर्मोएसिडोफिल्स हो, ये सब क्या है? एक बहुत ही हार्श कंडीशन में, एक बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को सर्वाइव करते हैं, जैसा कि परिस्थिति उस समय के प्राचीन समय में रहा होगा। इसलिए कहा जाता है कि आद्य जीवाणु जो थे, आद्य बैक्टीरिया जो थे, यह अत्यंत प्राचीन माना जाता है, इन्हें सबसे प्राचीन कहा जाता है। दूसरा आप देख रहे हैं बच्चों, सत्य जीवाणु या यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया को हम 3 तरीके से बांटते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने बांटा यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग बिहेवियर। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग बिहेवियर के आधार पर, मतलब स्टेनिंग बिहेवियर का मतलब होता है बच्चों, स्टेनिंग बिहेवियर का मतलब होता है स्टेन अभिरंजन के आधार पर। अभिरंजन माने होता है रंग लेना। एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया? जीवाणुओं के अभिरंजन की एक तकनीक विकसित की। तो उन्हें उनके नाम के सम्मान में, चूंकि उस तकनीक को क्रिश्चियन ग्राम ने डेवलप किया था, क्रिश्चियन ग्राम ने विकसित किया था, तो इसलिए उनके नाम के सम्मान में उस तकनीक का नाम ही रख दिया गया ग्राम स्टेनिंग, मतलब ग्राम तकनीक। तो अगर कोई बैक्टीरिया, इसमें क्रिस्टल वायलेट का यूज करते हैं, जिससे कि क्रिस्टल वायलेट का जो बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट के कलर से अभिरंजित हो जाती हैं वो बैगनी रंग की दिखाई देती हैं। और इसमें पहले सैफरनिन यूज करते हैं, फिर क्रिस्टल वायलेट यूज करते हैं। तो क्रिस्टल वायलेट का कलर होता है बैगनी और सैफरनिन का कलर होता है गुलाबी, पिंक। तो जो बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट के कलर को रिटेन करती हैं, उन जैसे वो क्रिस्टल वायलेट क्या होता है, एक क्रिस्टल बनाता है और बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन होती है ऐसे जलका नुमा होती है। तो जिनकी जलका नुमा क्या होती है? छोटी होती है। उसमें क्या इनके जलका नुमा में क्या होता है? ये क्रिस्टल वायलेट का मॉलिक्यूल फंस जाता है, तो क्रिस्टल वायलेट का कलर अपीयर होने लगता है पिंक कलर। और जिनके, मतलब मेरे कहने का मतलब, वह जीवाणु जो क्रिस्टल वायलेट के रंग को से अभिरंजित होकर बैगनी रंग प्रदर्शित करते हैं, उस जीवाणु को हम क्या कहते हैं? ग्राम पॉजिटिव।
ग्राम क्यों कहते हैं? ग्राम का यहाँ तात्पर्य किस चीज से है? क्योंकि जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्रिश्चियन ग्राम था, इसलिए इस तकनीक का नाम क्या रखा गया? ग्राम स्टेनिंग। और ग्राम पॉजिटिव उन्हें कहेंगे जो कि क्रिस्टल वायलेट के कलर से अभिरंजित हो जाते हैं, और जो बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट के कलर को अभिरंजन नहीं लेती हैं वो गुलाबी रंग की दिखाई देती हैं, और उन्हें कहते हैं ग्राम निगेटिव। तो बैक्टीरिया जो है आपकी यू बैक्टीरिया, यह क्या हो गई? अभिरंजन के आधार पर दो तरह की हो गई, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, मतलब ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक या नकारात्मक भी कह सकते हैं। और यहाँ अगला है बच्चों क्लासिफिकेशन इसका, यू बैक्टीरिया का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब संरचना के आधार पर। उनका संरचना देखने में कैसा है? गोल है, जो है कि राड लाइक है, कैसा है, उसके आधार पर भी इनका नामकरण किया गया है। जैसे अगर इनका संरचना क्या है? गोल, राउंड, कोकस कहते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, इसको कहते हैं कोकस। कोकस कब होगा? जब ये गोल होंगे, मतलब इनका शेप कैसा होगा? गोल होगा। तो जैसे इस तरह से अगर इनका शेप है तो ऐसे जीवाणु को हम कहेंगे कोकस। और दो कोकस अगर आपस में ऐसे मिल जाते हैं तो इसी को कहते हैं डिप्लोकोकस। जैसे निमोनिया का बैक्टीरिया डिप्लोकाकस निमोनी, काकस माने होता है गोला, एक गोला, और डिप्लो लग गया मतलब दो, तो दो, ये काकस माने होता है, काकस शब्द उन जीवाणुओं के लिए यूज किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है जिनका आकार गोलाकार होता है। जो गोल होते हैं उन्हीं को काकस कहा जाता है। और बैसिलस किन्हें कहा जाता है? जो राड लाइक होते हैं, जैसे राड शेप होते हैं, जैसे दही की बैक्टीरिया, इसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस, जिससे दूध से दही बनता है। तो इनका जो शेप होता है, इनका जो आकार होता है, ये बैसिलस है, इनको बैसिलस। इनका शेप कैप्सूल या राड लाइक होता है, राड की तरह ऐसा। तो ये जो बैक्टीरिया होती हैं ये राड लाइक होती हैं, इस तरह से होती हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? बैसिलस, लैक्टोबैसिलस। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिससे दूध से दही बनता है। तो बच्चों अगला है स्पाइरलम। स्पाइरलम माने होता है सर्पिल। कैसा होता है? सर्पिल। स्पाइरल माने होता है सर्पिल। सर्पिल, सर्पिल का मतलब होता है सांप की तरह। तो ये बैक्टीरिया कैसी होती हैं? ये ऐसे सर्पिल की तरह होती है, ऐसे सांप की तरह होती हैं, ऐसे इस तरह की बैक्टीरिया होती हैं। तो इनमें क्या होता है बच्चों? ये इनका शेप कैसा होता है? सर्पिल, सर्पिलाकार होता है। तो जब सर्पिलाकार होगा तो उसको कहेंगे स्पाइरुलम। क्या कहेंगे? स्पाइरुलम। ऐसे जीवाणु जिनका आकार, जिनकी संरचना सर्पाकार होती है, मतलब सर्प के आकार की होती है, उसे हम क्या कहेंगे? स्पाइरुलम। और चौथा बेटा विब्रियो। क्या है? विब्रियो। यहां लिख दे रहे हैं, क्या है? विब्रियो। विब्रियो मतलब एक कामा के आकार को, जैसे आप क्या लगाते हैं? जैसे हिंदी में कहीं लिखते हैं तो कामा लगाते हैं, तो कामा के आकार का जिनका शेप होता है ऐसा। कामा के शेप की जो बैक्टीरिया होती हैं तो उनको कहते हैं विब्रियो। जैसे विब्रियो कॉलेरी, हैजा, हैजा बीमारी होती है जिससे होता है इस बैक्टीरिया से विब्रियो कॉलेरी। तो ये क्या है? ये कामा के आधार पर। तो ये आपने क्या देखा? पहले देखा आपने अभिरंजन के आधार पर, जो अभिरंजन को प्रदर्शित कर रहे थे, क्रिस्टल वायलेट के कलर को प्रदर्शित कर रहे थे, उनको ग्राम पॉजिटिव कहें, और जो नहीं प्रदर्शित कर रहे थे उन्हें ग्राम निगेटिव कहें। और बच्चों अब आपने देखा संरचना के आधार पर, अगर इनका संरचना गोलाकार है, कैसा है? गोलाकार, तो इनको हम कहेंगे कोकस। कोकस कहा जाएगा जब गोलाकार होगा तब। और अगर इनका आकार राड लाइक है, राड शेप कहने का मतलब होता है कि जिनकी लंबाई उनके चौड़ाई के सापेक्ष ज्यादा हो,
बहुत ज्यादा ना हो लेकिन थोड़ी ज्यादा, तो उसको कहा राड शेप। तो ये राड शेप होते हैं, जैसे दही की बैक्टीरिया होती है लैक्टोबैसिलस, तो बैसिलस शब्द आ रहा है, मतलब वो दंडकार है, राड शेप है, तो इनको दंडकार बैक्टीरिया राड शेप कहा जाता है। और स्पाइरलम सर्पिल होती है, सांप की तरह जब बैक्टीरिया होगी तो इसे स्पाइरलम कहते हैं। और विब्रियो कहा जाता है जब कामा की तरह, जैसे आप कामा लगाते हैं लिखते समय, कहीं फुल स्टॉप कामा ये सब लगाते हैं, तो कामा की तरह इनका शेप होता है, तो उसको विब्रियो कहा जाता है। विब्रियो कॉलरी हैजा का जीवाणु है, जिससे हैजा रोग होता है। और तीसरा बच्चों जो क्लासिफिकेशन किया गया यू बैक्टीरिया का, वो किया गया उनके पोषण के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया, स्वपोषी और परपोषी, जिसको कि बच्चों हम लोग यहाँ समझा रहे हैं। जैसे देखो यहाँ स्वपोषी, अब इस जीवाणु को हम लोग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, इसको मान लीजिए हम यहाँ पर ऐसे लेकर आकर आपको समझा रहे हैं। तो देखिए ये क्या है, स्वपोषी, या इसको कहेंगे अंग्रेजी में ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ ध्यान दीजिए, स्वपोषी का मतलब वही होता है कि वे प्राणी जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, मतलब वे अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं। वो ऐसे जीवाणु को, ऐसे जीव को हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, किसी दूसरे जीवित प्राणी पर निर्भर होते हैं, तो या प्रत्यक्ष रूप से भी निर्भर हो सकते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हो सकते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी। तो जो बच्चों स्वपोषी होते हैं यह दो तरह से हो सकते हैं। यहाँ पर एक होता है जैसे स्वपोषी, यहाँ पर दो तरह के हो सकते हैं। ये जो स्वपोषी है, एक हो सकता है प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी मतलब फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी, कीमो ऑटोट्रॉफ्स इनको कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आप यहां देखिए, प्रकाश संश्लेषी मतलब प्रकाश संश्लेषण जो करेंगे, प्रकाश संश्लेषी जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषी करते क्या हैं, ये जो प्रकाश संश्लेषी क्या करते हैं, ये सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं अपने भोजन को बनाने के लिए। किसका उपयोग करते हैं, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं अपने भोजन को बनाने के लिए। कौन सी प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो उनको हम कहते हैं वे जीवाणु जो कि अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की सहायता से स्वयं बना लेते हैं, वह कहलाएंगे प्रकाश संश्लेषी। और इसका एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल या ब्लू ग्रीन अलगी बीजीए कहा जाता है। नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल ये ऐसे जीवाणु जिनको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इनका एक नाम साइनोबैक्टीरिया भी है, साइनोबैक्टीरिया इनको कहा जाता है। मतलब नीले हरे शैवाल को क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया। तो ये जो हैं ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, स्वपोषी हैं, लेकिन स्वपोषी में कैसे भोजन बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हुए। तो इनको हम कहेंगे प्रकाश संश्लेषी। और दूसरा रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी क्या होते हैं, इसमें वे बैक्टीरिया, वे स्वपोषी बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं तो बनाते हैं लेकिन सूर्य के प्रकाश के सहायता से नहीं बनाते हैं, बल्कि किसी रसायन के उपयोग द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो उसको हम रसायन संश्लेषी कहते हैं। जैसे सल्फर जीवाणु, सल्फर बैक्टीरिया, जैसे
एग्जाम्पल में यहाँ हो जाएगा सल्फर जीवाणु। जैसे सल्फर वाली जो जीवाणु होती है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करती है अपना भोजन बनाने में। थर्मो एसिडोफिलस होती है तो, या मिथेनोजेंस मीथेन गैस का उपयोग करती है, या तो मीथेन बैक्टीरिया। दूसरा हो जाएगा मीथेन जीवाणु जो अपना भोजन मीथेन गैस से प्राप्त करती है। तो ये क्या है, रसायन संश्लेषी, खुद से तो बना रही है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, लेकिन ये सूर्य के प्रकाश का उपयोग न कर दूसरे किसी रसायन का उपयोग कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रसायन संश्लेषी। और बच्चों दूसरा अपना देख रहे हैं परपोषी। तो परपोषी कैसा होता है, आइए थोड़ा इसको हम लोग देख लिया जाए कि परपोषी किसको कहेंगे। तो देखिए बच्चों यहां हम देख लेते हैं कि जो परपोषी होते हैं इन्हें हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है। हेट्रोट्रॉप्स परपोषी को। तो परपोषी वे जीवाणु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए किसी अन्य दूसरे जीव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। अब ये कई तरह के होते हैं, परपोषिता कई तरह की हो सकती है। ये परजीवी भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, नंबर 1 परजीवी। परजीवी, परजीवी इनको कहते हैं पैरासाइट, अंग्रेजी में इसी कहा जाता है पैरा। तो बच्चों ये परजीवी क्या होते हैं, परजीवी वे जीवाणु होते हैं जो अपना भोजन किसी अन्य दूसरे जीवित प्राणी से प्राप्त करते हैं। जैसे टाइफाइड का बैक्टीरिया, तो टाइफाइड का बैक्टीरिया या हैजा का बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जब जाते हैं तो हमसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो वे जीवाणु जो किसी जीवित प्राणी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं क्या कहलाएंगे, परजीवी। मतलब पर माने दूसरे और जीवी माने दूसरे पर जीवित रहने वाला, यह कहलाएगा परजीवी। लेकिन जिस पर जीवित है वो भी जीवित प्राणी है, मृत प्राणी नहीं है। तो दूसरा हम कह सकते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी या इसी को हम लोग कहते हैं सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट्स का मतलब मृतोपजीवी का मतलब होता है, या सेप्रोफाइट्स का मतलब होता है वे जीवाणु जो अपने भोजन को मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, कोई जीवधारी मर जाता है, तो देखेंगे उसका जो शरीर होता है कुछ ही दिनों में सड़ गल जाता है। तो जो सड़ाने गलाने का काम करते हैं ये जीवाणु ही करते हैं। तो वे जीवाणु जो मरे हुए जीव जंतुओं से, देखे परजीवी में क्या है, वो भी दूसरे से भोजन ले रहा है, लेकिन वो जिससे ले रहा है वो सजीव है। लेकिन मृतोपजीवी में क्या है, वो जीवाणु भी दूसरे से भोजन लेगा, लेकिन वो सजीव नहीं है, वो क्या है, मरा हुआ है। तो परजीवी हो सकते हैं, मृतोपजीवी हो सकते हैं, और एक होता है सहजीवी। सहजीवी का मतलब होता है साथ साथ जीने वाला, सहजीवी। या इसको कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब सहजीविता। सिम माने होता है टुगेदर और बायोसिस माने लाइफ। सिम माने टुगेदर, अब बायोसिस माने लाइफ। टुगेदर मतलब साथ साथ, और लाइफ माने जीवन। ऐसे प्राणी जो साथ साथ अपना जीवन यापन करें। जब ये जीवाणु क्या करते हैं, सहजीविता में जो प्रदर्शित करेंगे, वो किसी दूसरे जीव के साथ रहेंगे लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सहजीविता की ये शर्त होती है कि दो जीव एक साथ रहते हैं, लेकिन उसमें से कोई जीव किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, न कि नुकसान। दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं।
तो सहजीविता में इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है राइजोबियम जीवाणु। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसका है राइजोबियम जीवाणु। तो बच्चा जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे दलहनी फसल जो होती है, दाल पेप्लुनेसी फैमिली की दलहनी फसल जितनी भी होती हैं उनकी जड़ों के गांठों में पाए जाते हैं। और जो गांठ में जब पाए जाते हैं तो पौधे द्वारा उन्हें क्या मिलता है, पौधे द्वारा उनको रहने के लिए एक वास स्थान मिलता है, घर मिलता है। और वो बदले में तो पौधे ने तो उसको लाभ दे दिया, तो पौधे को उससे क्या लाभ मिलेगा। देखो बच्चों, कोई भी पौधा हो या जंतु वातावरण से डायरेक्ट सीधे नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है। तो ये क्या करते हैं, ये जीवाणु जो वातावरण में नाइट्रोजन उसे ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके उसको नाइट्रेट में बदलकर पौधे को देते हैं। तो जीवाणु पौधे को क्या दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, और पौधा जीवाणु को क्या दे रहा है, रहने के लिए आश्रय दे रहा है। तो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, सहजीविता। तो बच्चों एक बार हम समराइज कर देते हैं एक बार इसको कि आपने जीवाणु को कैसे क्लासिफाई किया, क्या क्या पढ़ा। तो जीवाणुओं को दो भागों में आपने बांटा, एक को आर्की बैक्टीरिया कहा और दूसरे को क्या कहा, यू बैक्टीरिया कहा। तो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इन्हीं को आद्य जीवाणु कहा जाता है। आद्य का मतलब होता है प्राचीन, वो जीवाणु जो सबसे पहले धरती पर आया। कब आया, जब धरती का वातावरणीय दशाएं प्रतिकूल थी, जब धरती की वातावरणीय दशाएं क्या थी, प्रतिकूल थी। मतलब ऐसी वातावरणीय दशाएं थी जहां पर जीवन संभव नहीं था, इसीलिए इनको एकदम कहा जाता है आद्य। क्योंकि आज भी ये जीवाणु पाए जाते हैं और ऐसे दशाओं में ही पाए जाते हैं जहां दूसरा जीव नहीं सर्वाइव कर सकता, नहीं रह सकता। और इनको उसी वातावरणीय दशा के आधार पर फिर से बांटा गया है मिथेनोजेंस, मतलब मिथेन गैस। जहाँ ऐसे जगह मार्सी कंडीशन हो या गोबर गैस प्लांट हो या जहाँ सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हो, वहां पर ये जीवाणु पाए जाते हैं जहाँ मिथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। और मिथेन गैस क्या एक तरह की पॉइजनस गैस होती है, उस गैस का ये प्रोडक्शन करते हैं, तो वहां भी पाए जाते हैं। मिथेन ईटिंग बैक्टीरिया है, मिथेन ग्रहण करने वाले जीवाणु हैं। हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स कहा जाता है ऐसे जीवाणुओं को जो साल्ट के सोल्यूशन में, नमक के विलयन में, नमकी मतलब खारे पानी में पाए जाते हैं। तो ये जहां पर कि दूसरा कोई जीव नहीं सर्वाइव कर पाता वहां पर ये मिलते हैं। या थर्मो एसिडोफिलस, मतलब गर्म अम्लीय पानी के झरनों में ये पाए जाते हैं। जबकि दूसरे जीवधारी क्या होते हैं, 50 डिग्री 60 डिग्री के बाद जनरली सारे जीवधारी मरने लगते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी अच्छे से रहते हैं। तो ये काफी हार्श कंडीशन, काफी प्रतिकूल परिस्थिति में पाए जाते हैं। ये आद्य जीवाणु हैं। और यू बैक्टीरिया जो सत्य जीवाणु है, जो यू बैक्टीरिया है, इन्हें 3 आधार पर बांटा गया है। पहला आधार आपने क्या लिया है, अभिरंजन के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग बिहेवियर, कि वो रंग लेते हैं कि नहीं। तो आपने देखा कि एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम, और क्रिश्चियन ग्राम ने एक तकनीक विकसित की। उसी तकनीक के आधार पर, ग्राम द्वारा विकसित तकनीकों के आधार पर जो बैक्टीरिया अभिरंजित हो जाती थी, जो रंग को प्रदर्शित करती थी, उसे उन्होंने ग्राम पॉजिटिव मतलब ग्राम धनात्मक कहा, और जो अभिरंजित नहीं होती थी उसे ग्राम निगेटिव या ग्राम नकारात्मक कहा। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर कि उनका संरचना कैसा है, इस आधार पर जो जीवाणु होते हैं उन्हें बच्चों 4 भागों में यहां बांटा गया। अगर वो गोल हैं तो उनको काकस कहते हैं, जैसे डिप्लोकाकस निमोनी, निमोनिया का जो जीवाणु है डिप्लोकाकस तब कहोगे जब 2 गोले एक साथ आपस में जुड़े होंगे तो उसे डिप्लोकाकस कहोगे। और बच्चों बैसिलस, बैसिलस कब कहेंगे, जब ये राड के आकार के होंगे, राड की शेप के होंगे, तो इन्हें क्या कहेंगे, बैसिलस कहा जाता है। और स्पाइरुलम कब कहेंगे, जब ये सर्पिल होंगे, सर्पाकार होंगे, तो इन्हें स्पाइरुलम कहा जाएगा। और विब्रियो कब कहोगे, जब ये कामा के आकार के होंगे, कामा के शेप के होंगे, तो इनको क्या कहा जाएगा, विब्रियो कहा जाएगा।
और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के आधार पर जीवाणु दो तरह के हो सकते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी में फिर दो प्रकार के हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी कब कहोगे? जब वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की सहायता से बनाएंगे तो उसे प्रकाश संश्लेषी कहेंगे, जैसे नीले हरे शैवाल जिन्हें ब्लू ग्रीन अलगी या साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा रसायन संश्लेषी, जब वो किसी विशेष तरह के रसायन की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं तो उन्हें रसायन संश्लेषी कहा जाता है, जैसे सल्फर जीवाणु या मीथेन जीवाणु। और परपोषी में भी कई तरह के होते हैं। परपोषी जो कि अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं तो उन्हें परपोषी कहेंगे। परपोषी में परजीवी हो सकते हैं जो कि किसी दूसरे जीवित प्राणी से अपना भोजन लेते हैं, मृतोपजीवी जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन लेते हैं, या सहजीवी जो किसी दूसरे जीव के साथ क्या करते हैं, ऐसा संबंध बनाते हैं कि दोनों एक दूसरे को क्या करें, लाभ पहुंचाएं। तो इस तरह से बच्चों आपने जीवाणुओं का वर्गीकरण पढ़ा। प्यारे बच्चों, अगर जीवाणुओं के अलावा भी हम कुछ ऐसे जीव को देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीव जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, माइकोप्लाज्मा है। ध्यान समझना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जीव है। क्या नाम है इसका? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा या इसी को कहा जाता है पीपीएलओ। पीपीएलओ इसका कभी कभी पूरा नाम पूछता है कि पीपीएलओ का पूरा नाम क्या होता है, तो आप जान लीजिए बच्चों यहाँ पर पीपीएलओ का पूरा नाम क्या होता है। पीपीएलओ का पूरा नाम होता है प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। तो ये जो माइकोप्लाज्मा होता है ये क्या होता है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती है। और ये जो होते हैं बच्चों कि इनमें सेल वॉल भी नहीं पाई जाती। और ये प्लूरोमार्फिक, प्लूरोमार्फिक का मतलब ये होता है जो अपने आकार को चेंज करता रहे, ऐसा होता है। तो इसको हम कहते हैं जोकर ऑफ द एनिमल किंगडम। इसे एनिमल किंगडम का जोकर कहा जाता है या जोकर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब अपने शेप को हमेशा चेंज करता रहता है। और आर्कीबैक्टीरिया को लिविंग फॉसिल कहा जाता है। यह जानकारी आपको लिए है कि आर्कीबैक्टीरिया को लिविंग फॉसिल क्यों बेटा? क्योंकि हमने आपको एक बात बताया कि जितने भी आर्कीबैक्टीरिया हैं बहुत ही प्राचीन हैं और उतने समय से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो इतने प्राचीन है जिसमें ऐसी कोई जीवधारी की जातियां जिसमें काफी लंबे समय से कोई बदलाव न हो रही हो, उसे लिविंग फॉसिल, जीवित जीवाश्म कहते हैं। जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल का मतलब जीवित जीवा। और इन्हें जोकर ऑफ द ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इनको जोकर कहा जाता है क्योंकि अपने शेप को हमेशा, अपने आकार को क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। और बच्चों अगर एक जीवाणु कोशिका का हम एक चित्र देखें, अगर कि एक जीवाणु कोशिका कैसी होगी, एक रफ अगर डायग्राम हम इसे स्केच करें तो बच्चों उसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल होती है। इसे पेप्टाइडोग्लाइकान्स की बनी एक सेल वॉल होती है इसके चारों तरफ। ऐसे ये सेल वॉल ऐसे बेटा सेल वॉल होती है। और यहाँ पर इनका ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यहाँ देख रहे हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जगह जगह पर ऐसे इसमें फोल्डिंग होती है, विशेष तरह की ऐसे फोल्डिंग होती है।
फोल्डिंग होती है, और जहां फोल्डिंग होती है वहीं से इनमें केंद्रक तो पाया नहीं जाता है, तो यहीं से इनका क्या होता है, इनका डीएनए न्यूक्लियाइड इसको कहते हैं, ऐसे जुड़ा होता है। और जीवाणुओं का जो लोकोमोशन के लिए, इसमें चलने के लिए लंबे लंबे ऐसे अग्रभाग पर ऐसे लंबे लंबे संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें फ्लैजिला कहते हैं। और किसी होस्ट से, किसी पोषक के शरीर से चिपकने के लिए इनके पूरे शरीर पर छोटे छोटे रोम जैसे संरचनाएं को पीलिया कहते हैं, पीलिया। ऐसे। और बच्चों इसमें जो होता है आपका राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम ऐसा कोशिकांग होता है जो पाया जाता है, लेकिन यह 70S टाइप का होता है। 70S टाइप का राइबोसोम इसमें मिलता है। और इसमें बच्चों कुछ इंक्लूसिव बॉडी पाए जाते हैं, और इसके अंदर इनका क्या होता है, साइटोप्लाज्म से भरा रहता है। तो बच्चों अगर एक बैक्टीरिया का हम देखें तो क्या है, ये आपका फ्लैजिला हो गया। इसे कहते हैं कसाव। ये क्या करता है, चलने में, लोकोमोशन में मदद करता है। और ये क्या होगा, इनकी सेल वाल मतलब कोसा भित्ति। ये क्या करती है, इनको विभिन्न तरह के प्रतिकूल परिस्थितियों, एंटीबॉडी जो होते हैं, जो हम दवाई खाते हैं तो बैक्टीरिया को किल होने से, मरने से बचाती है, या इनको थर्मल शॉक मतलब बहुत ज्यादा गर्मी का इनको ऊपर प्रभाव ना पड़े, उससे क्या करती है, ये कोशिका भित्ति बचाती है। और उसके बाद आप देख रहे हैं ये क्या है, इसे पिलिया कहते हैं, पिल्ली या पिलाई कहते हैं। तो ये पिलाई क्या होती हैं, ये इनमें बैक्टीरिया में डीएनए के ट्रांसफर में भी मदद करते हैं, कंजुगेशन संयुग्मन में भी मदद करते हैं, और अटैचमेंट में भी, चिपकने में मदद करते हैं। जैसे जो पिलाई है वो, जैसे मान लीजिए जीवाणु कहीं गया तो उस सरफेस से चिपकने में भी मदद करेगी, और एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में जीन के या डीएनए के ट्रांसफर में भी यह क्या करती है, मदद करती है। और जीवाणुओं में बच्चों क्या होता है, जगह जगह पर ऐसे सर्कुलेटरी ऐसे डीएनए पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं प्लाज्मिड। इन्हें क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड। तो देखो बच्चों, प्लाज्मिड क्या करती है, ये क्या करती है, विशेष तरह के ऐसे डीएनए होते हैं जिसमें स्वतंत्र रूप से द्विगुणन की क्षमता होती है, और ये जीवाणुओं को विशेष प्रकार की क्षमता प्रदान करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक से प्रतिरोधक बनाना, मतलब जैसे हम कहें पेनिसिलिन रेसिस्टेंट जीवाणु, मतलब ऐसी जीवाणु जो पेनिसिलिन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। तो ये जो प्रतिरोधक क्षमताएं, औषधियों के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमताएं विकसित करती हैं, वो प्लाज्मिड के कारण करती हैं। और इनके अंदर क्या पाया जाता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 70S राइबोसोम। जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है, 70S प्रकार का होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ इनका क्या है, ये इसको कहते हैं न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड का मतलब होता है, न्यूक्लियस तो नहीं है ये, लेकिन न्यूक्लियस जैसा है। न्यूक्लियस क्या होता है, वो भित्ति से घिरा हुआ संरचना होता है, लेकिन मेम्ब्रेन तो पाया नहीं जाता है। तो यहां पर इसको हम कहते हैं आपका न्यूक्लियाइड। और न्यूक्लियाइड से जुड़ा हुआ बगल में यहां पर होता है मीजोसोम। ये संरचना जो आप देख रहे हैं, मीजोसोम कहते हैं इसे, मीजोसोम। ये क्या करता है, सुकेंद्रकी कोशिकाओं के माइटोकांड्रिया के जैसा होता है। जैसे माइटोकांड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा घर, पावर हाउस कहा जाता है।
तो यहाँ पर मीजोसोम में भी वह रेस्पिरेटरी एंजाइम, मतलब वह एंजाइम वो जो कि श्वसन में सहायक होते हैं, जिससे ऊर्जा का निष्कर्षण होता है, मीजोसोम से लगे होते हैं। यहाँ मीजोसोम की जो सरफेस होती है इस पर इस तरह से अटैच होकर पाए जाते हैं, इसीलिए यह रेस्पिरेशन की साइट की तरह यह काम करता है। और ये मीजोसोम जो होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य माना जाता है। और इसके अंदर क्या है आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कोशिका झिल्ली या झिल्ली जो है, जो कोशिका की जो झिल्ली है, ये क्या करती है, जो कोशिका झिल्ली है ये बच्चों ये बैक्टीरिया के एक विशेष तरह का शेप प्रोवाइड करती है, एक विशेष तरह का आकार प्रदान करती है और साथ ही साथ चीजों के ट्रांसफर में मदद करती है। और इसके बाद इसके अंदर इसका क्या पाया जाएगा, जीवद्रव्य या कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। यहाँ पर आपका साइटोप्लाज्म या कोशा द्रव्य कह सकते हैं इसके, कोशा द्रव्य, ये जो है एक जीवाणु कोशिका का आप चित्र देख रहे हैं हम। अब हम देखेंगे और बच्चों जो साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन अलगी होती है उसमें एक विशेष तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे कि हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। अब ध्यान समझना, ब्लू ग्रीन अलगी जैसे नॉस्टॉक है, आप देखेंगे नॉस्टॉक में एक विशेष तरह की कोशिकाएं पाई, इसको हेट्रोसिस्ट कहते हैं, हेट्रोसिस्ट। और ये जो हेट्रोसिस्ट होती हैं ये क्या करती हैं, वो मैंने आपको कहा कि जैसे सहजीवी जो होती हैं वो वातावरणीय नाइट्रोजन को क्या करती हैं, पौधों को प्रदान करती है नाइट्रेट के रूप में। तो ये हेट्रोसिस्ट क्या करता है, ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, क्योंकि इसमें एक एंजाइम पाया जाता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। और यह जो हेट्रोसिस्ट होती है विशेष तरह की कोशिका होती है, इसलिए बहुत ज्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है कि हेट्रोसिस्ट क्या होता है। जो नीले हरे सवाल होती हैं उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का साइट होता है और इसमें होता क्या है, ये ऑक्सीजन फ्री होता है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन नहीं जा पाता है। क्यों, क्योंकि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है वह क्या होता है, ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रति संवेदनशील होता है और अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो नष्ट हो जाता है। तो ऑक्सीजन से बचाने के एक विशेष तरह की संरचना पाई जाती है जिसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, उसी को हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने जीवाणु का संरचना देखा। फ्लैजिला वह भाग होता है जो धागेनुमा, जिससे कि प्रचलन मतलब एक जगह दूसरी जगह जाते हैं। सेल वॉल उन्हें जो होता है बाह्य आघातों से सुरक्षित करता है। पिलिया ये जीन के ट्रांसफर या अटैचमेंट मतलब जो होता है किसी सरफेस से या किसी पोषक के शरीर से चिपकने में मदद करता है। राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं। इसमें प्लाज्मिड भी पाए जाते हैं जो इसे विशेष तरह का गुण प्रदान करते हैं और प्लाज्मिड डीएनए कणु होते हैं जिसमें स्वद्विगुणन की क्षमता होती है। और बच्चों न्यूक्लियाइड जो सत्य केंद्रक तो नहीं होता लेकिन केंद्रक के अंदर जो डीएनए पाए जाते हैं वो यहाँ मिलते हैं, उसे न्यूक्लियाइड कहते हैं। इसी से लगा जो मीजोसोम होता है जहाँ पर श्वसन होता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य माना जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फिर इसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है। थैंक यू बच्चों।